स्टार्टअप वर्ल्ड में पहले तो आई नौकरियों की बौछार और फिर हुई नौकरियों की छटनी। अब जो है मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हो गया है। बहुत अग्रेसिवली हायरिंग नहीं हो रही है, रैंडम लोगों को नहीं नौकरी पर रखा जा रहा है, लेकिन जो टैलेंट है उसकी खोज जरूर चल रही है। इस समय जॉब मार्केट बहुत ही गर्म है। स्टार्टअप्स कुछ भी कर रहे हैं टैलेंट को रोकने के लिए, टैलेंट को और अट्रैक्ट करने के लिए। किसी को इंटरनेशनल हॉलीडेज पर भेज रहे हैं, किसी को नौकरी लेकर घर बैठने को कह रहे हैं कि आप बस किसी और कंपनी को मत ज्वाइन करिए, किसी के डॉग्स को ले जा रहे हैं स्पास कराने। कुछ भी हो रहा है। तो अगर आपको कॉल आए किसी स्टार्टअप से तो आपको क्या करना चाहिए? कैसे इवैल्यूएट करें स्टार्टअप का ऑफर कितना अच्छा है? कैसे ये पता करें कौन सा स्टार्टअप अच्छा है, किससे आपको दूर भागना चाहिए? और कैसे ये पता करें कि इक्विटी कितनी ले, कैश कितना ले? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, तो हमने सोचा हम एक वीडियो बना देते हैं आपके लिए, आपको बताने के लिए कि स्टार्टअप्स में जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है, बाकी क्या क्या चीज़ें जो आपको देखनी चाहिए। तो स्टार्टअप में अगर नौकरी चाहिए, उस नौकरी को हाँ करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकॉन जो है उसे ज़रूर दबाएं। तो शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक्स से, ठीक है? बेसिक स्टेटिस्टिक्स क्या है कि 2022 में 72,993 स्टार्टअप्स थे इंडिया में। उसमें से जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी लो है, आपको पता ही होगा। इनफैक्ट एक स्टडी आई थी IBM की जिसने कहा कि 90% स्टार्टअप जो हैं वो फेल हो जाते हैं। मतलब ये कि 10 में से एक स्टार्टअप ही सक्सेसफुल होता है। तो आपको कैसे पता लगाना है कि वो एक स्टार्टअप क्या है और कैसे आपको वो स्टार्टअप में घुसना चाहिए, कैसे अपनी सैलरी नेगोशिएट करनी चाहिए? तो ये इसेंशली जब 10 में से एक ही सक्सेसफुल हो रहे हैं तो ये बहुत ही हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड जिसे बोलते हैं उस तरह का सेटअप है। तो यहाँ जाने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें, स्पेशली जब आपकी सैलरी की बात आ रही हो, आप जब नेगोशिएशंस कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इक्विटी पे। तो स्टार्टअप्स तो बहुत अच्छी सैलरी देते हैं, आपके MNCs कॉर्पोरेट्स वगैरह से तो ज़्यादा देते ही हैं, लेकिन उससे प्रभावित ना हो जाएं आप। सबसे पहले जानने की कोशिश करें कि आपका इक्विटी कितना होगा। इक्विटी एक तरह से होता है आपका हिस्सा कंपनी में क्या होगा। आपका हिस्सा हो सकता है 1% हो, स्टार्टअप की वैल्यूएशन करीब हो से, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10 करोड़। 10 करोड़ का स्टार्टअप है, आपको ऑफर करा गया 1% इक्विटी, मतलब आप जो शेयर होल्ड करते हैं वो करीब 10 लाख के बराबर है। आपको लगेगा बहुत अच्छा ऑफर है, लेकिन थोड़ा दूर की सोचिए, क्योंकि कल को नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग आएगी, उसमें स्टार्टअप और पैसा उठाएगा। वो 10 करोड़ की जो कंपनी है हो सकता है बढ़ के 100 करोड़ की हो जाए। उस 100 करोड़ की कंपनी बनने के लिए उनको अपना खुद का जो वैल्यू है शेयर्स और देने पड़ेंगे। 20% शेयर्स वो डाइल्यूट कर देंगे। स्टार्टअप के 20% शेयर डाइल्यूट हुए, मतलब आपका 1% भी हो गया 0.8%। अब आपका 0.8% हो गया, आप कहेंगे तो बड़ा घाटे का सौदा हो गया। घाटे का सौदा नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब स्टार्टअप की वैल्यूएशन भी तो देखिए बढ़ गई है। 10 करोड़ थी, अब 100 करोड़ हो गई है। तो आपका जो पूरा कैलकुलेशन था वो 8x हो गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, बॉटम लाइन क्या है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना परसेंटेज आपको मिल रहा है इक्विटी में, इंपॉर्टेंट है कौन सी स्टेज ऑफ फंडिंग में आपको कितना परसेंटेज मिल रहा है। तो ये हुई पहले मुद्दे की बात, बहुत इंपॉर्टेंट। अब दूसरी बात पर आते हैं जो इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपका कैश वर्सेस इक्विटी का रेशियो कितना होना चाहिए। तो हमने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात करी, मैंने बहुत सारे CEOs जो हैं स्टार्टअप के उनसे भी पूछा कि भाई ये फाउंडर्स हैं, उनसे भी पूछा कि भैया ये होता क्या, एक आइडियल कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो उनके हिसाब से जो एक सेफ कॉम्बिनेशन होता है वो होता है 2:1 कैश टू इक्विटी। सो फॉर एग्जाम्पल आपका 50 लाख अगर वो कैश में आपको मिल रहा है तो कम से कम 25 लाख आपका होना चाहिए इक्विटी में। ये क्यों 2:1 होता है? क्योंकि आप याद रखिए कि आपका जो कैश है वो तो इंक्रीमेंट आपका होएगा 10% 20%, आपका जो इक्विटी है वो आइडियली ज़्यादा बढ़ना चाहिए, राइट? तो उसको आप जो है वो करीब आप समझ सकते हैं किसी केस में 50%, कहीं 100% वगैरह भी बढ़ जाता है। तो उतना आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ जो आपको ध्यान में रखना है वो है 2 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ, प्लीज़ इसे ध्यान से सुने। पहला है आपका स्ट्राइक प्राइस और दूसरा है वेस्टिंग पीरियड। तो स्ट्राइक प्राइस क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस होता है एक प्राइस जो फ्यूचर का प्राइस भी सेट कर दिया गया है आपके स्टॉक के ऊपर। मतलब अगर आपने आज जो इक्विटी खरीदा है और आप फ्यूचर में उसे बेचना चाहते हैं तो वो किस प्राइस पर बिकेगा, वो आपका स्ट्राइक प्राइस होता है। ये प्राइस पहले से ही तय कर दिया जाता है, बहुत लोगों को पता नहीं होता है। ये क्रिटिकल इसलिए भी है कि
अगर आपकी जॉब जो है, अगर आपको लगा कि नहीं मज़ा आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कल्चर नहीं अच्छा है और आप जॉब छोड़ के जाना चाहते हैं, तो आपकी एग्जिट के समय जो आपका स्ट्राइक प्राइस है उसी के हिसाब से आपकी इक्विटी कैलकुलेट होगी। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है इसे बहुत अच्छे से नेगोशिएट करिएगा। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है, जैसे मैंने आपको बताया, आपका वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड क्या होता है? ये बेसिकली एक तरीका है जिससे स्टार्टअप जो है इंश्योर करते हैं कि आप बहुत जल्दी लोग अट्रिशन रेट ना बढ़े, मतलब बहुत जल्दी लोग आए जाए ना, कम से कम उनके साथ 4 से 5 साल तक जुड़े रहें। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, एक वेस्टिंग पीरियड बना देते हैं। इस वेस्टिंग पीरियड में आपका जितना भी आपको स्टॉक्स और इक्विटी मिल रहा है, ये इक्विटी आपका डिवाइड हो जाएगा पीरियड में। हमने सबसे पहले वाले एग्जाम्पल में आपको बताया था, अगर आपकी 1% इक्विटी है तो वो बोल देंगे ये 1% आपको पहले साल में ही नहीं मिल जाएगा, आपको ज्वाइन करते ही नहीं मिल जाएगा, ये 4 साल में स्टैगर्ड मिलेगा। तो से आपने 2 साल के बाद बोला मुझे जॉब अच्छी नहीं लग रही है, मैं बदलना चाहता हूँ, या किसी और कंपनी ने ज़्यादा अच्छा ऑफर दे दिया, तो स्टार्टअप कहेंगे ठीक है आप जा सकते हैं, लेकिन आपका जो वेस्टिंग पीरियड है वो पूरा नहीं हुआ है, तो आपका जो स्टॉक है, प्राइस है, जो परसेंटेज है वो तो कम हो जाएगा। तो आपके लिए भी एक डिटरेंट हो जाता है कंपनी छोड़ने का, और कंपनी वाले बोल देते हैं ठीक है आप जाना चाहते हैं तो आप कम पर जाइए। तो ये हो गया वेस्टिंग आपका पीरियड। ये दोनों चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़िएगा, अपने कॉन्ट्रैक्ट में सारी डिटेल्स लीजिएगा एचआर के साथ। दूसरा हम बात करते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एनालाइज करना कि स्टार्टअप कितना हेल्दी है। इसके बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है। इसमें आप गूगल करेंगे, सब जाके देखते हैं कि वीसी फंडेड है कि नहीं, कौन कौन से इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है, कौन कौन इसमें फाउंडर्स कौन कौन है, उनका विजन क्या क्या है, ये बेसिक सारी चीज़ें सबको पता होती हैं। लेकिन कुछ एक क्रिटिकल चीज़ें होती हैं जो सारी कंपनीज के बारे में आपको गूगल पे नहीं मिलेंगी, उसके बारे में आपको जाके उनसे पूछना पड़ेगा इंटरव्यू में। और अगर आपने ये 4 सवाल पूछे ना, तो इंटरव्यू को भी लगेगा यार इससे बड़ा मतलब पता है अपने जॉब के बारे में, स्टार्टअप कल्चर के बारे में। तो ये 4 चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताती हूँ क्या है। पहला है रनवे। रनवे क्या होता है? ये बताता है कि कितने महीनों तक ऑपरेट करने के लिए पैसा भी है स्टार्टअप के पास। तो मतलब जितना लंबा रनवे होगा उतना अच्छा स्टेज है आपके लिए एंटर करने के लिए। मतलब अभी तो बहुत पैसा है, आप इट्स गुड स्टेज टू एंटर द स्टार्टअप। दूसरा चीज़ होता है बर्न रेट। बर्न रेट है कि स्टार्टअप कितना पैसा बर्न कर रहे हैं, कितना पैसा लग रहा है फाइनली प्रॉफिटेबिलिटी आने से पहले। तो एक जो हेल्दी स्टार्टअप होता है वो सिर्फ फंडिंग पे डिपेंडेंट नहीं होता है, वो अपना कॉन्स्टेंटली बर्न रेट कम कर रहा होता है। हो सकता है बर्न रेट अभी हाई हो क्योंकि नया स्टार्टअप है, अभी अभी शुरू हुआ है, लेकिन ग्रेजुअली वो बर्न रेट कम हो रहा है, दैट मीन्स इट्स अ हेल्दी स्टार्टअप। तीसरा पॉइंट है बिजनेस मॉडल समझना। ये बहुत ही सिंपल है। बिजनेस मॉडल का मतलब ये नहीं है कि वो कैसे काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप सर्विस में होते हैं, प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं उनके। ये है समझना कि आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ पहुंचने का आपका पाथ क्या है, क्या आपको पता है आप कैसे प्रॉफिटेबिलिटी तक पहुंचेंगे। कोई आइडिया है कि आप ऐसे ही अपना आइडिया लेकर बैठ गए और फंडिंग इकट्ठा कर रहे हैं। हमने बहुत सारी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्रीज देखी ना, जिसमें वो बताते हैं कि कोई भी आइडिया लेकर लोग बेच देते हैं और सब उस आइडिया के पीछे पागल हो जाते हैं, फिर कुछ होता नहीं उस आइडिया को, सबके पैसे डूब जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और चौथी चीज़ जिसके बारे में आपको बहुत केयरफुल होना है वो है रेवेन्यू रोड मैप। ये रेवेन्यू रोड मैप ये बताता है कि आपके गोल्स अलग अलग समय पर, अलग अलग टाइम पर क्या हैं और वो कैसे मीट होंगे। ये सारी चारों चीज़ें अगर आपको पता है स्टार्टअप के बारे में, तो आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि स्टार्टअप चलने वाला है या नहीं चलने वाला है। एक पांचवी चीज़ है जो बहुत क्रिटिकल है, और वो है प्रोडक्ट इटसेल्फ। मतलब ये स्टार्टअप जो है, ये जो प्रोडक्ट और सर्विस दे रहा है, इसकी वायबिलिटी कितना है, इसका मार्केट इंटरेस्ट कितना है, क्या ये मोनोपोली है, क्या ये इकलौता है, अगर इसके दूसरे कंपेटिटर्स हैं तो कैसे कंपेटिटर्स हैं, ये उनसे कैसे अलग है, अगर आप और हम ये प्रोडक्ट और सर्विस यूज़ करते हैं तो वो कैसे यूज़ होगा। तो प्रोडक्ट जो है उसके बारे में सारी डिटेल्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ये सारी डिटेल्स आप अपने इंटरव्यू में ही पूछ लें। शार्क टैंक देखा होगा आप सबने, इसमें सब जाके पूछते हैं कि आप बताइए आपके स्टार्टअप में क्यों लगाएं पैसे। आप शार्क टैंक का रिवर्स करिए, आप जाके स्टार्टअप वालों से पूछिए आप मुझे बताइए आपके स्टार्टअप में क्या क्या है, आपका बर्न रेट क्या है, आपका रनवे क्या है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपका रेवेन्यू रोड मैप क्या है, आपका प्रोडक्ट एग्जैक्टली है क्या। ये सारे सवाल आपको पूछने चाहिए। आखिरकार आप अपनी एक स्थिर स्टेबल नौकरी छोड़ के स्टार्टअप में जा रहे हैं जहाँ पागलों जैसे काम होता है, तो ये सारी चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। और ये जब सारी चीज़ें पता हो जाएं तो एक आखिरी सवाल ज़रूर पूछ लें, जो मेरे ख्याल से स्टार्टअप में नहीं किसी भी नौकरी में पूछ लेना चाहिए। वो है कि आपका एग्जैक्ट रोल क्या होने वाला है।
देखिए, इस बारे में ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टअप को पता होना चाहिए कि आप कौन से स्किल सेट उनके लिए लेकर आ रहे हैं, वो कैसे यूटिलाइज होंगे, क्यों वो इम्पॉर्टेंट हैं। और ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी टीम में कौन कौन होंगे, टीम स्ट्रक्चर कैसा होगा। हो सके तो ज्वाइन करने से पहले जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं उनसे बात करें, जो फॉर्मर एम्प्लॉयज़ हैं उनसे ज़रूर बात करें कि उन्होंने छोड़ा तो क्यों छोड़ा। उनसे ज़रूर बात करके देखें कि ऐसा क्या हुआ, क्या कल्चर में प्रॉब्लम है, क्या विजन में प्रॉब्लम है, ऐसा क्या है जो उन्होंने स्टार्टअप छोड़ा। कई लोग मैंने एक एग्जाम्पल के लिए देखा है कि स्टार्टअप बड़ा कंफ्यूज्ड है, कुछ भी कर रहा है, पर कई बार ऐसा होता नहीं है। मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ। यूट्यूब, जिस पे आप हमें इस समय देख रहे हैं, यूट्यूब में जो स्टार्ट हुआ था एक वीडियो डेटिंग ऐप जैसा शुरू हुआ था, और अब देखिए यूट्यूब कहाँ है। इसे बोलते हैं पिविट करना। मतलब स्टार्टअप जब नए नए होते हैं उनका एक विजन होता है, लेकिन हर बार वो जब देखते हैं कि प्रोडक्ट नहीं काम कर रहा है तो वो पिविट करते हैं किसी और चीज़ के ऊपर, कुछ और करने की कोशिश करते हैं। तो ये हर बार एक ख़राब चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो फाउंडर्स हैं, जो लोग हैं, वो सुन रहे हैं मार्केट में कि क्या फीडबैक मिल रहा है और उस फीडबैक के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। तो अगर स्टार्टअप्स पिविट करते हैं, हमेशा ये बुरी बात नहीं होती, इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। पर जैसे मैं बता रही थी, जो चौथी बात है, जो आखिरी बात है, जिसके बारे में आपको ज़रूर पूछना है, जैसे आपकी लीव डेट्स क्या होंगी, आपकी वर्क टाइमिंग्स क्या होंगे, हॉलीडेज़ वगैरह कितने मिलेंगे। पर मैं आपको वार्निंग दे दूँ, ये सब पूछने से पहले प्लीज़ ये बात बहुत क्लियरली अपने जहन में डाल लें कि अगर आपको 9 to 5 नौकरी करनी है तो स्टार्टअप आपके लिए जगह नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर कीड़ा है कुछ अपने आप क्रिएट करने का, अगर आप वैसे हैं जिनको ऑफिस की रिस्ट्रिक्शंस और रेड टेप और इन सब चीज़ों से उलझन होती है, आपको बंधन लगता है कॉर्पोरेट जॉब में, अगर आप ऐसे हैं जिसको लगता है कि मेरा ये काम है पर मैं इसके अलावा भी कितना और ऑफर कर सकता हूँ, तो स्टार्टअप्स आप ही के लिए बने और वहाँ जाके ज़रूर अपना टाइम, एनर्जी, पैशन सब स्पेंड करें। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया स्टार्टअप्स के बारे में क्या क्या आपको जानने की ज़रूरत है स्टार्टअप में नौकरी लेने से पहले। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका कोई दोस्त, कोई फैमिली मेम्बर जो स्टार्टअप में नौकरी लेने जा रहा हो, उसको ये वीडियो ज़रूर भेजें, उससे कहीं ये सारी चीज़ें पूछें। रिमेंबर, शार्क टैंक जैसे है ना, सिर्फ उन्हीं को नहीं पूछना होता है, आप भी जाके उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि भाई ये एम्प्लॉयज़ मार्केट है, हमें बताएं हम आपके स्टार्टअप को क्यों ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए नौकरी की बात जो हमारी नई प्लेलिस्ट शुरू हुई है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें।